हम ये बोल रहे थे कि आपने जो पहले किया हो, अगर आपको याद हो, पीडी की बुक एक छोटी सी बीएससी में भी की होगी आपने, आई थिंक 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में। हम्म 3rd सेमेस्टर में पढ़ी थी हमने। तो उसमें एक लास्ट चैप्टर हुआ करता था, हीट वेव और लैप्लास इक्वेशन वाला। शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसको ऑप्शनल में स्किप कर देते थे। वहां पे हम सेपरेटिंग किससे द किया था? वेरिएबल से किया था मीनाक्षी। नहीं, स्किप किया था। स्किप किया था, हाँ। तो वहाँ पे सेपरेटिंग द वेरिएबल से एक आपका हम चलते हैं, सेपरेट करते हैं वेरिएबल को, उसका सॉल्यूशन मान के फिर निकालते हैं फाइनल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद जिन जिन के पास मैथ्स ऑनर्स थी, बीएससी मैथ्स ऑनर्स जो कर चुके हैं, उन्होंने 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, अप्लाइड मैथमेटिक्स। पढ़ा था मीनाक्षी? हाँ जी। ऋचा? नहीं दीदी। रेशम तुमने? हाँ जी दीदी, पढ़ा था। और मनीष? नहीं मैम। नहीं पढ़ा। तो जो ऑनर्स है मतलब उन्होंने पढ़ा होगा पहले। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपके पहले जो 2 सेक्शंस थे, फर्स्ट 2 सेक्शंस, फर्स्ट सेक्शन में तो आपने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इन पे काम किया था, ठीक है। और जो सेकंड सेक्शन था उसमें आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले लिया था वापस, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो वो दोनों सेक्शन मिला के आपके इस बार फर्स्ट सेक्शन में है, फर्स्ट सेक्शन में उससे ज्यादा सिलेबस है इस बार। मतलब उस जो आप 2 सेक्शन में पढ़ रहे थे उससे भी एक टॉपिक और एक्स्ट्रा है जो आप ऑप्शन में छोड़ देते थे फर्स्ट सेक्शन के, वो टॉपिक भी करना है। तो फर्स्ट सेक्शन में आपके लगभग इतना सिलेबस है जितना आपके बाकी तीनों सेक्शन में होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेक्शन कंपैरेटिवली बहुत इजी है अगर हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ से कंपेयर करें तो, ये बात भी ध्यान में रखना। चाहे फर्स्ट सेक्शन लेंथी है लेकिन वो इजी है, उसमें हर क्वेश्चन में सेम मेथड से चलना है। बस आपको कुछ इक्वेशंस को माइंड में सेट करना पड़ेगा, वहां पे सॉल्यूशन निकालने का सिंगल प्रोसीजर है जिससे आपको चलना है। तो वो आपको एक शॉर्ट नोट्स में आपको बना कर दे दूंगी कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये आपने करना है, ये वाला आएगा तो ये वाला करना है। वो आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। वो फर्स्ट सेक्शन आपका हम एंड में भी कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम कम बचता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन को हम उनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए, ये होगा तो इसमें ये करना है, इस टाइप की क्वेश्चन है तो ये बनाना है, उसमें ये कॉफिशिएंट सेलेक्ट करने हैं और ये फाइनल सोल्यूशन लिखना है। तो वहाँ पे वो काम हो जाएगा आपका, वो काम हम लगभग 10 एक दिन में खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड सेक्शन है तो उससे आज हम पहले स्टार्ट करेंगे। सेकेंड सेक्शन में आप बिल्कुल ही नई इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल न्यू इक्वेशन, दैट इज ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। आज तक नहीं पढ़ी होगी आपने ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ये कुछ एन डायमेंशन में जाके काम करती है। अभी तक आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 वेरिएबल लिए होंगे, 3 वेरिएबल ले लिए होंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इन 2D और 3D इतना ही पढ़ा होगा। लेकिन अब हम जो काम है वो अपना एन वेरिएबल्स में लेके जाने वाले हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एन रहेंगे आपके पास। तो यहाँ पे एक्सटेंशन चलने वाली है उनकी। चाहे आपका जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में आपकी हीट और वेव इक्वेशन पे काम है, लेकिन वो हीट और वेव इक्वेशन आपकी एन डायमेंशन में, ना कि 2 डायमेंशन में जो आपने पहले पढ़ी हुई। तो उससे हटके उनके एक्सटेंशंस हैं। तो एन डायमेंशन के अंदर फंडामेंटल सॉल्यूशंस को हम ड्राइव करने वाले हैं। यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए भी करेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए भी करेंगे, ठीक है। और एंड में जाके जो फोर्थ सेक्शन आपका, वो फोर्थ सेक्शन आपका ऐसी इक्वेशंस पे काम करेगा जिनका सॉल्यूशन निकालना बहुत टफ है। तो फोर्थ सेक्शन को हम स्किप करेंगे, आपके पहले 3 सेक्शंस हम करेंगे। 3 में से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट जो आपको इजी है, वैसे तो फर्स्ट आपकी मर्जी है, मैं आपको तीनों सेक्शन कराऊंगी कंप्लीट। आपको जो सा सेक्शन हाफ करना है वो आपके ऊपर है, जो आपको टिपिकल लगे उसका हाफ आप छोड़ देना, ठीक है। तो तीनों सेक्शन करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को करने से पहले हमें इस पूरी बुक को ही करने से पहले नोटेशंस पे जाना है कि इस पूरी बुक में नोटेशंस क्या यूज हो रही हैं, किस तरीके से हमने क्या क्या लेना है, ठीक है। तो 1 सेकंड रुकिए, शेयर कर लेते हैं। अपने एग्जाम्स की तैयारी रखो, जैसे इनके एग्जाम्स हो रहे हैं, इनके एग्जाम्स खत्म होने के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। कल से पहला एग्जाम है आपके, जो सीनियर्स हैं या जूनियर्स हो गए आपके,
बीएससी 4th सेमेस्टर वाले, कल से उनके एग्जाम्स हैं। तो आपके एग्जाम, इनके एग्जाम्स लगभग 20 से 25 दिन में खत्म होने के बाद उसके 10 दिन के अंदर अंदर ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद। तो तैयारी कर लो साथ साथ ही। और कल की क्लास का थोड़ा मैं बता दूं, कल मॉर्निंग आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगी मैं, इवनिंग में लूंगी दोनों क्लास, एक 5 से 6, एक 6 से 7। ठीक है, कल मॉर्निंग ड्यूटी है मेरी एग्जाम में, तो जल्दी जाना होगा। आपके जो मॉर्निंग क्लास है वो इवनिंग में होगी, दोनों ही। तो 5 से 6 और 6 से 7। हाँ, 5 से 6 और 6 से 7 रहेंगे आपके दोनों क्लासेस कल के लिए। ठीक है, फिर कल शाम को अगला शेड्यूल आएगा, फिर परसों अगर ड्यूटी होगी तो फिर हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। डिपेंड करता है मॉर्निंग ड्यूटी है या इवनिंग ड्यूटी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग में एक दिन पहले ही बता दूंगी। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग टाइमिंग देखिए। चलिए, स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी दीदी। चलो, ऋचा भी जाग गई अब। तो सबसे पहले हम नोटेशन पढ़ेंगे। जो पहली नोटेशन है हमारी, दैट इज फॉर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे लिखते आए आप अभी तक? यस, रो और कॉलम की फॉर्म है दीदी। रो और कॉलम। तो रो अगर मैंने m लिए हैं, कॉलम n लिए हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए आई जे m क्रॉस n। ये शो करेगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसकी एंट्रीज को हम ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे m रोज हैं, n कॉलम है। तो इस तरीके की नोटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ए आई जे क्या है? उसकी आई जेथ एंट्री है। मतलब अगर मैं A11 की बात करूँ तो 1 1 वाली एंट्री है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन में। टोटल रोज और टोटल कॉलम भी पता चल रहा है, तो इस तरीके से आप पूरी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। मान लो मैंने 2 क्रॉस 3 की बोली, तो 2 रो बनानी है आपको और 3 कॉलम बनाने हैं। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये मेरे पास मैट्रिक्स से ए दे रखी है। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स की नोटेशन इस शॉर्ट फॉर्म में आपको दे रखी होगी जब भी मैट्रिक्स का जिक्र आएगा। ठीक है, सेकेंडली किस टाइप की मैट्रिक्स आ सकती है आपके पास? डायगोनल मैट्रिक्स आ सकती है, कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट हो, 2 3 4 से, बाकी ये सारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे दे रखा होगा? इस तरीके से दे रखा होगा, डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल लिख देगा, सेकंड लिख देगा, थर्ड लिख देगा, लाइन वाइज। मतलब कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी आपके पास मैट्रिक्स, डायगोनल D1 D2 Dn। ठीक है, नेक्स्ट आपका नोटेशन ये वाली आ सकती है, जो थर्ड नोटेशन है, दैट इज m m क्रॉस n। इसका मीनिंग क्या है? यस, कभी पढ़ा है ऐसा कुछ? नहीं। देखो, इसको नहीं दीदी। ये स्पेस बनाएगा, एक स्पेस ऑफ, अगर मैं यहाँ पे एम एन क्रॉस एन आर लिख दूं ब्रैकेट में, मतलब फील्ड की एंट्रेंस आर से हो गई, वहीं से कनेक्ट करो फील्ड से। अगर नहीं लिख रही तो भी आप रियल पे ही मान के चलेंगे। ठीक है, अगर स्पेशली कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको रियल पे ही मानना है, कॉम्प्लेक्स पे नहीं मानना। पीडी में जितना भी काम करोगे सारा का सारा रियल पे ही करेंगे हम। तो स्पेस ऑफ रियल m क्रॉस n मैट्रिक्स, मतलब ये एक वो स्पेस बनाया गया, वो वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर सारी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस आ रही हैं। एक m क्रॉस n फिक्स, जैसे मैं यहाँ पे ये बोल दूं m2 क्रॉस 3, तो इसका मतलब है इसके अंदर सारी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस आ रही है। पहली मैट्रिक्स, जो भी जितनी भी मैट्रिक्स आप दुनिया भर की बना सकते हैं 2 क्रॉस 3 की, वो सारी मैट्रिसेस का ये सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो कितनी हो सकती है आपके पास? अगर मैं रियल से एंट्री ले रही हूँ तो कितनी बना सकते हो? इनफाइनाइट बन जाएंगे। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रियल नंबर है, एक एक रियल नंबर रखते जाओ, कितनी भी एंट्री पुट कर लो, जितनी चाहो उतनी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना सकते हो। तो उसका कलेक्शन है पूरा, उसका पूरा स्पेस। तो जब भी m n क्रॉस n लिखा मिल जाए आपको,
तो उसका मतलब क्या है, दैट इज द स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n whose entries are from real numbers। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है रियल से। सिमिलरली अगर नेक्स्ट नोटेशन में देखो यहाँ पे एस एम क्रॉस एन या एस एन क्रॉस एन, क्योंकि एन क्रॉस एन क्यों लिखा है मैंने, ये मैं बनाने वाली सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होता है, अगर आपको याद हो तो। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जिसका ट्रांसपोज लेने पे वही आ जाए। यस, जिसका ट्रांसपोज वही आ जाए। तो ऐसी ऐसी मैट्रिक्स सोचनी है आपको जिनका ट्रांसपोज वही आ रही है रियल में से। तो सेम प्रोसीजर पे अगर हम चलें, सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, d1 d2 d3 कुछ भी हो सकते हैं। जो एलिमेंट मैंने यहाँ रखा है वही सेम एलिमेंट यहाँ आना चाहिए, जो यहाँ रखा है वही सेम यहाँ, जो यहाँ रखा है वही सेम यहाँ आना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक बनेगी। क्लियर है बात? मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये हमें चाहिए होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें A1 B1 C1 D1 D2 D3, ये 6 एंट्रीज आप कुछ भी रख सकते हैं बार बार। तो पहली D1 भी अगर मैं चूज करूँ, D1 को भी चूज करने के रियल नंबर जितने हैं उतने ही वेज है, इनफाइनाइट रियल नंबर। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट ही बन रहा है। कैसा सेट है? सेट ऑफ ऑल रियल सिमेट्रिक n क्रॉस n मैट्रिसेस। ठीक है, इसके नेक्स्ट नोटेशन आती है ट्रेस ऑफ ए की। ट्रेस हम कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? उसकी सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। जैसे डायगोनल जितनी भी है d1 प्लस d2 प्लस अप टू dn। यहाँ नोटेशन मिलेगी आपको इस तरीके से, टी आर ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट नोटेशन आपके पास इसके अंदर जो आती है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की नोटेशन डी टी ही लिखेगा, ये वाली नहीं लिखनी आपने, इसका मतलब कुछ और है। यहाँ पे कई बार ये लिखा मिल जाएगा आपको, तो मतलब ये मत समझ लेना कि डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे इसका मतलब डिटर्मिनेंट बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट बिल्कुल भी नहीं है। डिटर्मिनेंट तो आपको जब भी मिलेगा वो डी टी से ही लिखा होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है ये आप जानते होंगे, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो नेक्स्ट नोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोटेशन कोफैक्टर। कोफैक्टर को COF से लिखेगा। यस, कोफैक्टर क्या होता है? दीदी वो जो रो और उस एलिमेंट के वो कॉलम डिलीट करके जो बाकी एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करके वो नहीं करते थे? तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, और उसका क्या लेना है? नहीं, एक सेपरेट। हाँ ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का लेने के बाद ट्रांसपोज लेना है। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? बिल्कुल जिस नंबर का आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं उसकी रो और कॉलम को डिलीट करके बाकी जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट लेना है। बाकी जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं माइनर। माइनर तो एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है आपके पास से? आपने एडजॉइंट ऑफ ए को ए जे इसी से लिखेंगे हम, ए डी जे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाएगा? यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप ले रहे हैं एंट्री उसकी रो और कॉलम को डिलीट करना। तो मैंने कैपिटल ए आई जे से लिख दिया है इसका डिटर्मिनेंट, मतलब आईएथ रो और जेएथ को डिलीट करने पे ए आई जे बना है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको लेना है। वहां से एडजॉइंट निकलता है हमारे पास, और उसका भी अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या निकल आएगा? कोफैक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज को आपको बुक में जो नोटेशन मिलेगी ट्रांसपोज को टी से मिलेगी, टी, हर जगह पे टी रहेगा। तो जो पीछे नोटेशन पढ़ी हुई है आपने उनसे मिक्स मत करना, इसकी नोटेशंस अलग हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट लिख दूं जरा मैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ। नेक्स्ट नोटेशन आपके पास आती है सबसे बिल्कुल नई नोटेशन है जो आपने शायद आज तक नहीं पढ़ी होगी, ए रेशो बी। दो मैट्रिसेस आपको दे रखी हैं, उनकी रेशो लेनी है। ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं उनकी रेशो लेनी है। तो कैसे लेंगे हम? जितने भी ए आई जे हैं और जितने भी बी आई जेज हैं, देखो दोनों के सेम लेना है, एम क्रॉस एन दोनों सेम की होनी चाहिए। इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई में तो हम इनको और इनको सेम बनाते थे, यहाँ हम कह रहे हैं दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी तभी हम रेशो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ए आई जे बी आई जे, इनकी प्रोडक्ट करते जाओ और समीशन लेना है। उसके बाद हमें J1 to n और I1 to m, I1 to m तक लाई कर रहा है और J1 to n तक। फॉर एग्जाम्पल
थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 2x3 की आप दो मैट्रिसेस मुझे बोलिए, कोई भी दो मैट्रिसेस 2x3 की। 2x3 मतलब 2 रो 3 कॉलम, तो 1 2 3 से 0 1 4 ये ले लिया हमने। और बी मैट्रिसेस भी सेम ले लेते हैं, 2 1 4 1 1 2 ये ले लिया। तो यहाँ से ए रेशियो बी आप कैसे निकालेंगे, क्या बोले इसमें, सेम की सेम से प्रोडक्ट। मतलब जब आप यहाँ पे जे को भी 1 रख लें, आई को भी 1 रख लें, फिर जे को 1 के साथ आई को 2 रख लो, जे को 1 के साथ आई को 3, मतलब सारे कॉम्बिनेशन आने चाहिए, सारे एलिमेंट आ जाएंगे एक करके। तो फर्स्ट को फर्स्ट से करोगे तो 2 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, देन प्लस। सेकंड को सेकंड से किया, फिर 2 आ गया, देन प्लस। थर्ड को थर्ड से किया, देन 12 आ गया, प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8। क्लियर हो गया ना, 4 2 8। तो जितने भी एलिमेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए उनको क्या करना है, ऐड करना है। टोटल जो भी आंसर आएगा दैट विल बी ए रेशियो। क्लियर हुआ है? हाँ जी। यहाँ से मुझे एक नया मैं एक और चीज लिख रही हूँ, ये बताना ये क्या बन जाएगा, ए रेशियो ए। इसका मतलब क्या है, खुद खुद के साथ। तो खुद खुद के साथ क्या बन जाएगा, डबल समीशन I1 2 से हमने जो भी ले रखा है यहाँ पे m, और J1 to n, m क्रॉस n की है a। तो यहाँ क्या आ जाएगा, aij और aij दोनों सेम ही आ जाएंगे। क्या बन जाएगा ये, इसको क्या बोल सकते हैं हम, aij का स्क्वायर हो जाएगा, डबल समीशन। इतना हो गया। और अगर आपको याद हो, हम किसी भी मैट्रिक्स का नॉर्म कैसे निकालते हैं, नॉर्म कभी सुना, नॉर्म, नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स कभी आपने सुना हो? रैंक नॉर्म ऑफ दीदी। इंटरवल सुना है दीदी, वो तो मैक्सिमम मतलब वो जो हम लेंथ लेते हैं इंटरवल्स की, इसमें मैट्रिक्स में नहीं सुना। मैट्रिक्स का नॉर्म निकालना नहीं आता है। रैंक तो नहीं होता रीचा, रैंक तो बहुत ही अलग है। देखो नॉर्म कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसके सारे एलिमेंट के स्क्वायर्स का सम का अंडर द रूट ऐसे निकालते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब डबल समेशन ए आई जे का स्क्वायर सम कर दिया, स्क्वायर करके उसका अंडर द रूट, ये नॉर्म होता है। तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं अंडर द रूट ऑफ ए रेशो बी, ये बने ए रेशो ए। खुद के साथ ही रेशियो निकाल के उसका रूट लेना है, दैट विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए। कभी मैट्रिक्स नॉर्म होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है, हर एलिमेंट के स्क्वायर का सम। वैसे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म होते हैं, नॉर्म भी कई टाइप के होते हैं। मैट्रिक्स में नॉर्म टाइप 1 का भी हो सकता है, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 1 का होता है वो रोज के सम पे काम करता है, उनका मैक्सिमम लेता है, ऐसा भी कुछ होता है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम उन पे नहीं जा रहे हैं। आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का नॉर्म मेंशन है। मैट्रिक्स का जो नॉर्म होता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम करके आपको अंडर द रूट निकालना है। जैसे कि एक मैट्रिक्स हम ए ले लेते हैं, अच्छा नॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से, डिटर्मिनेंट वाले, जो डिटर्मिनेंट आप वहां लेते थे, ये नॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्म है। तो कैसे करते हैं हम इसमें से 1 2 3 0 1 2 ये लिया हमने। तो यहाँ से नॉर्म ऑफ ए कितना निकल आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अंडर दी, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अभी तक वाली नोटेशन क्लियर हो रही है आपको? हाँ जी दीदी। चलिए, तो इसके बाद देखो, ये तो मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने नोटेशंस पढ़ी हैं, जो जो यूज हो सकते हैं वही वही पढ़ी हमने, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। दे बहुत सारी नोटेशन रखे हैं, अगर आप बुक में पढ़ोगे तो इनफाइनाइट नोटेशन देखिए, लेकिन उस बुक के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 से 4 चैप्टर ही आपको करने हैं, सारे चैप्टर नहीं करने होते। तो उन्होंने सारे चैप्टर के अकॉर्डिंग नोटेशन दी हुई है, तो हम सिर्फ वही वही नोटेशन पढ़ेंगे जो हमारी आगे यूज हो रही है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो सेकंड टाइप ऑफ नोटेशन पे आते हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्स टाइप ऑफ नोटेशन पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक नोटेशंस। तो ज्योमेट्रिक नोटेशन क्या होती है आपके पास, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, रियल नंबर या 2D या 3D। यहाँ पे हम n के बारे में, n डायमेंशनल पे पढ़ने वाले, n डायमेंशनल। तो सबसे पहली नोटेशन आती है आपकी इसके अंदर Rn। Rn का मीनिंग क्या है, Rn वैसे आपने Rn पहले भी पढ़ा हुआ, वेक्टर स्पेस में क्या होता है,
वो तो टेलर सीरीज में निकालते थे ना दीदी, लास्ट टर्म के आरएन लेते थे ए प्लस थीटा एच। ना ना, ये वो नहीं है, वो तो बहुत अलग है, तो रिमाइंडर टर्म थी। तो दीदी ना ना, उधर तो कहाँ चले गए आप। ये रियल रियल नंबर से कनेक्ट करो। ये क्या है, ये सेट ऑफ ऑल एन टपल्स, अगर याद हो आपको, जिनकी सारी एंट्री रियल से आए। एन टपल्स जिनकी सारी एंट्री रियल से आए, या फिर हम ये कह सकते हैं इसको एन डायमेंशनल रियल यूक्लिडियन स्पेस। जैसे कि सिर्फ आर लिखूं तो हो गया वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का क्या होता है, रियल लाइन। अगर यही मैं आर स्क्वायर लिखूं तो आर स्क्वायर मतलब टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का प्लेन ले सकते हैं। ऐसे आर क्यूब लिखूं तो थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल कोई भी सॉलिड फिगर ले सकते हैं। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते एन डायमेंशनल भी एक स्पेस बनता है, जिसको हम आर की एन से डोनेट करते हैं। जैसे थ्री डायमेंशनल में 3 पॉइंट से आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड। टू में आप एक्स और वाई से, रियल में आप सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते हैं। तो इसी तरीके से एन में आप एन वेरिएबल्स ले लेंगे, एन टपल्स ले लेंगे जिससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एन डायमेंशनल का रियल यूक्लिडियन स्पेस है। इसमें भी एडिशन वैसी होती है एलिमेंट वाइज। जैसे 3D में आप करते हो ना 1 2 3 प्लस 4 5 6 करो, तो पहले को पहले में ऐड करोगे, दूसरे को दूसरे, तीसरे। इसमें भी ऐसे ही है। इधर भी एन एलिमेंट, दूसरे भी एन एलिमेंट, उनको ऐड करोगे, फर्स्ट में ऐड, सेकंड में, थर्ड। तो ये भी एक आपके पास वेक्टर स्पेस बनता था, अगर आपने वेक्टर स्पेस में पढ़ा हो अच्छे से। आर एन स्पेस होता है एक, दैट इज रियल यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है, तो ये नोटेशन आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका, अगर आपको याद हो, आप E1 E2 E3 ये नोटेशंस पढ़ी है, बताओ क्या थी। बेसिस ने कुछ कनेक्ट किया था हमने, बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस, रियल का। अच्छा, आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस बताओ रेशम, आर क्यूब का। 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ, तो उसको हम E1 E2 E3 बोल देते थे। तो ऐसे एन डायमेंशनल प्रोड्यूस करोगे E1 E2 En। E1 क्या होगा, जिसमें पहली एलिमेंट 0 मतलब 1 हो, बाकी सारे 0 हो एन तक। E2 में सेकंड 1 हो, En में nth वाला 1 हो। ऐसे बीच में कहीं ei बना दूं, ei का मतलब क्या है, ith वाला 1 है कहीं बीच में, ith वाला 1। तो ये वाली नोटेशन भी यूज होगी आपकी, बहुत बार देखने को मिलेगी ei। तो ei का मतलब क्या है, 0 0 1 0। तो 1 कहाँ पे है, ये इसको हम बोलते हैं ith स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर। ith स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर है ये। ith पोजीशन पे 1 है, बाकी सब जगह पे 0। ठीक है, तो एक टिपिकल पॉइंट आर एन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे आर एन का कोई पॉइंट लेना है, मैंने कहा एक्स बिलोंग टू आर एन, बहुत बार देखने को मिलेगा ये सिंबल, एक्स बिलोंग टू आर एन। इसका मतलब ये है कि मैंने एक्स ऐसा लिया, x1 x2 xn, इस x के अंदर n टपल्स हैं। इस तरीके से हम x को लिख सकते हैं। कोई भी एलिमेंट आर एन का लोगे तो n डायमेंशन से लिखा जाएगा, n एलिमेंट से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर हो रहा है, ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है। नहीं भी आ रहा। चलिए, तो इसका नेक्स्ट नोटेशन, ये तो आर एन वाली हो गई। एक हम लिखते हैं आर प्लस एन। आर प्लस का मतलब क्या, पॉजिटिव। मतलब इसमें वो सारे एक्स लेने हैं आपको। एक्स आप जानते हैं किस फॉर्म का होता है, वो सारे एक्स लो जो आर एन से हो। एक्स इज इक्वल टू x1 x2 xn, लेकिन किस तरीके हो, सच दैट xn ग्रेटर देन 0। जितने भी एक्स आईज आ रहे हैं सारे के सारे ग्रेटर देन 0। जितने भी यहाँ पे एक्स आई आए हैं सारे के सारे ग्रेटर देन 0। इट मीन्स आर प्लस भी लिख देते हैं हम सीधा ही। आर प्लस की बात करें मतलब हम 1 पे बात करें, रियल लाइन पे। तो रियल लाइन में एक सिंगल वेक्टर लेना है हमें आर से, किस तरीके का, कि वो ग्रेटर देन 0। मतलब ये क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव रियल नंबर का ही तो सेट आ गया। तो ऐसे ही nth में भी होता है, पॉजिटिव n टपल्स का सेट, उसमें सारे एलिमेंट पॉजिटिव रहेंगे जितने भी n के n आ रहे हैं। क्लियर है ये दीदी एक बार ये वाला फिर से बताना, आर एन पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, जो आर एन वाले एलिमेंट थे उनमें से वो एलिमेंट उठाने हैं जो पॉजिटिव है, जिसके सारे टप्पल ही पॉजिटिव रहे। जितने भी एन टप्पल्स लिए हैं सभी पॉजिटिव रहे। इनमें से एक भी नेगेटिव होते ही वो आर एन प्लस में नहीं जाएगा। जैसे कि 1 2 4 और लास्ट एलिमेंट मान लो हमने ले लिया 10,
ये ले रखा है, तो ये चला जाएगा R10 में, 10 टप्पल लिखे है ना हमने इसीलिए। और अगर मैं यहीं पे यहाँ -4 लिख देती तो नहीं जाता, एक भी नेगेटिव हुआ तो नहीं जाएगा R प्लस में। जैसे R+ आपको बनाना है, अब ये सिर्फ 1 डायमेंशनल स्पेस पे आ गए, तो 1 डायमेंशनल में क्या बनता है, रियल लाइन पे जितने भी नंबर ग्रेटर देन 0 ये वाले बन जाएंगे। रीचा हुआ क्लियर? हाँ दीदी हो गया। ठीक है, अभी तक मैंने पॉइंट Rn का लिखा है, Rn n टप्पल का। अब अगर मैं कह रही हूँ एक टिपिकल पॉइंट में Rn+1 का लिखूं, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा बता सकते हो? n+1 एलिमेंट होंगे टोटल, ये जैसे n+1 n एलिमेंट होंगे, तो x1 x2 xn, n तो यही वाले थे ही थे। एक जो बढ़ा है ना आपका यहाँ पे एलिमेंट, वो टाइम का बढ़ गया। अगर आपको याद हो, आपने जब हीट इक्वेशन पढ़ी थी, वेव इक्वेशन पढ़ी थी, वहां वेरिएबल्स के साथ साथ एक टाइम का भी फंक्शन आता था। तो आपके पास जो xn+1 है, वो एडिशन में कौन सा ऐड हो सकता है, टाइम वाला फंक्शन, टाइम वाला फंक्शन। तो टाइम हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से इन्फिनिटी। टाइम पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो एक x को पहले तो आप x1 x2 xn ही लेंगे, t ये अलग हो गया, t कौन सा हो गया, xn+1 वाला हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं xt, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n+1 वाले स्पेस से ही आ रहा है, बिलोंग टू Rn+1। तो कोई ये लिखता तो ये भी गलत नहीं है, अगर कोई ये लिख देता है xt बिलोंग टू Rn+1, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ये अपने आप में n वेक्टर्स रख रहा है, x1 x2 xn, और ये t क्या हो गया, एक सिंगल हो गया। ठीक है, तो ये लिखना भी ठीक है। धीरे धीरे अपने आप समझ जाओगे कि क्या नोटेशन है जब आप इन पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो एक नोटेशन और है आपके पास, अलग सी है काफी, एक रिजल्ट है। रिजल्ट आपको याद रखना है, क्या रिजल्ट है ये, 6th नोटेशन पे पहुंच गए ना। तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, अगर हम Rn के 3 ओपन सेट ले लें, Rn से बिलोंग करते, अच्छा ओपन सेट्स क्या होता है, कुछ याद है आपको ओपन सेट? क्या डेफिनेशन होती थी ओपन सेट की? मैट्रिक्स स्पेस तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैट्रिक नहीं तो कम से कम रियल में ही बता दो ओपन सेट की डेफिनेशन। रिमाइंड करा देती हूँ थोड़ा, इंटीरियर पॉइंट। दीदी क्लोज की याद आ रही है कि वो जो अपने सारे इंटीरियर पॉइंट रखे वो क्लोज्ड होता है, इसकी याद नहीं आ रही ये ओपन की। गलत हो गया, गलत हो गया, ओपन होता है वो ओपन होता है सेट दी, जिसके इंटीरियर पॉइंट ओपन होता है। S इंटीरियर इज इक्वल टू S, अगर सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाए तो उस सेट को हम ओपन कहते थे। क्लोज सेट की डेफिनेशन तो ये होती है, अ सेट विच कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, तो सारे अपनी लिमिट पॉइंट को रखता है। ठीक है, तो ओपन सेट क्या होता है आपके पास, ओपन सेट होता है जिनका इंटीरियर पॉइंट उसी के इक्वल आ जाए। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, हमें एक नेबरहुड मिलनी चाहिए जो उस सेट के अंदर कंटेन्ड हो, पूरी की पूरी एक ऐसी नेबरहुड मिले। जैसे कि हम 2 से 3 ओपन सेट लेते हैं, तो इसका कोई भी पॉइंट उठाओ, हमें ये मिल रही है ओपन सेट जो इसी के अंदर कंटेन आ रहा है, इसी सेट के अंदर। तो हमारा काम नहीं है ओपन सेट पे, हमें तो ऑलरेडी गिवन होंगे, क्वेश्चन में मेंशन होगा UVWR ओपन सेट, आपको चेक करने की नीड नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सारी की सारी थ्योरम्स है आपकी। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा घबराने की नीड नहीं है, जिसको रियल नहीं भी आती है PD समझ आ जाएगी फिर भी। ठीक है, तो जब भी आपको UVW ओपन सेट्स गिवन हो और साथ साथ ये दे रखा हो कि V इज कंटेन्ड इन U, अब देखो मैंने कैसा सिंबल लगाया, इस सिंबल के बारे में कुछ पढ़ा है आज तक, डबल कंटेन्ड का लगाया है मैंने। थोड़ा सा बताना चाहूंगी सिंबल के बारे में। ये सिंबल कुछ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये वाला सेट इसका सुपर सेट तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कम से कम बस एक ही एलिमेंट कम रख रहा हो, जैसे ये 1 2 है, ये 1 2 3, तो ये इसका सुपर सेट तो है ना, लेकिन
ये डबल वाला नहीं साइन लगा। डबल का मतलब ये है कि कम से कम इनमें एक से ज्यादा एलिमेंट कम है, मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए बस। अब 2 एलिमेंट का गैप आ गया ना इसके बीच में, या फिर 5 हो जाता तो 3 एलिमेंट का गैप आ गया इनके बीच में। तो एक ऐसा गैप होना चाहिए कि बीच में हम एक और सेट इनके लिख सकें। जैसे अगर 1 है तो बीच में 1 2 और लिख सकते थे इनके बीच में। तो एक ऐसा गैप चाहिए हमें कि इनके बीच में हम एक और सेट लिख पाए। एक ऐसा गैप कि इनके बीच में हम एक और सेट लिख पाए, तब हम डबल का साइन लगाते हैं कि इसके अंदर कंटेन तो है, लेकिन इस तरीके से कंटेन है कि इनके बीच में मैं एक और सेट एग्जिस्ट करा सकती हूँ। यहाँ पे क्लियर है बात? ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी हमें चाहिए। एक तो ओपन सेट होना चाहिए, साथ साथ स्ट्रिक्टली कंटेन्ड होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, एक प्रॉपर्टी और है आपके पास कि V कंटेन्ड इन V क्लोजर कंटेन्ड इन U, ये आ जाए, इनके बीच में V क्लोजर आ जाए। मतलब जब मैं V का क्लोजर लूं तो कुछ एलिमेंट और ऐड होने के बाद भी वो U से छोटा ही रहे, U से छोटा ही रहे, छोटा ही रहे, ठीक है। एंड V क्लोजर इज कॉम्पैक्ट, ये हो जाए, ये हो जाए। तो यहां से आप ये इंप्लाई कर सकते हैं, क्या हो गया ये आपका, आप ये इंप्लाई कर सकते हैं V इज कॉम्पैक्टली कंटेन्ड इन U। जो V है, अब ये किसका सिंबल है, सिंबल का नाम आ गया आपके पास। सिंबल का नाम क्या है, ये अगर मैं लिख रहा हूं इसका मतलब है कॉम्पैक्टली कंटेन्ड, खाली कंटेंट नाम नहीं है, कॉम्पैक्टली कंटेंट। तो किसी एक सेट को दूसरे सेट में हम कॉम्पैक्टली कंटेंट तभी बोलेंगे अगर उसका क्लोजर इससे छोटा हो, U से। तो क्या हो जाएगा, V इज कॉम्पैक्टली कंटेन्ड इन U। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये वाली सेटिस्फाई होते ही आप क्या बोल देंगे, V इज कॉम्पैक्टली कंटेन्ड इन U वेयर U V आर ओपन सेट्स ऑफ Rn। क्लियर हुआ है? हाँ जी। मीनाक्षी रिपीट करें? नहीं हो गया। हो गया? कूलर चला के बैठे हो? नहीं, आवाज आ रही है तुम्हारे वैसे माइक में कुछ अजीब सी। पता नहीं, वैसे ही आ रही होगी, अब नहीं आ रही होगी। मुझे भी आई हाँ थी अब नहीं पहले। आ रही। रीचा क्या कह रहे थे? जैसे ऊपर वाले में बोला था ना दीदी कि इनके बीच में कुछ एग्जिस्ट करा सकते हैं, हाँ तो ये वो किया है क्या, वी क्लोजर वाला जब ये दिखा रहे नीचे वाला? हाँ, ये वाला जब ये करेंगे तभी हम उसको कॉम्पैक्टली कंटेन्ड कहेंगे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टली कंटेन्ड। और ये उसका सिंबल है डबल कंटेन्ड वाला। डबल कंटेन्ड वाला जो सिंबल है दैट इज कॉम्पैक्टली कंटेन्ड। तो इनके बीच में जो आएगा वो क्लोजर ही आएगा। जब क्लोजर आएगा तभी हम उसको कॉम्पैक्टली कंटेन्ड कहेंगे, अदरवाइज ठीक नहीं है डेफिनेशन। जैसे कंटेनमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो। तो कॉम्पैक्टली कंटेनमेंट की डेफिनेशन ये है कि कंटेंट भी बने और साथ साथ वो अपने क्लोजर को उन दोनों के बीच में लेके आए, तो कॉम्पैक्टली कंटेंट आप बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं एक आपको, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। देखो मैं सारे Rn पे हम काम कर रहे हैं, ये मत कंफ्यूज होना, हम काम Rn पे कर रहे हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको n इज इक्वल टू 1 के लिए दूंगी, क्योंकि आप n इज इक्वल टू 1 के लिए समझते हैं चीजों को, इसीलिए। U ले लिया मैंने 0 1 या 1 2 ले लो, चलो 1 2। और V ले लिया है मैंने, इससे हम ले लेते हैं बड़ा, 0 से 3 ये ले लिया। तो U इज कंटेन्ड इन V तो है, पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास कि कंटेन्ड के साथ साथ इसका क्लोजर इसमें कंटेन्ड रहे, तब हम कहेंगे कॉम्पैक्टली कंटेन्ड। तो देखते हैं U कितना है 1 2, इसका क्लोजर कितना आएगा, एंड पॉइंट और इंक्लूड हो जाएंगे। और V क्या 0 3, होल्ड है ना ये चीज, देख लो अच्छे से। तो होल्ड है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, U इज कॉम्पैक्टली कंटेन्ड इन V। रीचा क्लियर हुआ? हाँ दीदी हो गया। ठीक है, चलिए। वहां आप बाउंड्री पॉइंट को बी डी से रिप्रेजेंट कर सकते, बी डी ऑफ यू। यहाँ हम अगर कोई भी यू सेट मान लो, ये दे दिया दैट इज यू सेट पूरा का पूरा, तो यू की बाउंड्री को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो बाउंड्री है इसको कर्ल यू से।
तो जहाँ पे भी कर्ल यू लिखा है उसका मतलब है बाउंड्री ऑफ यू, उस सेट की बाउंड्री। बाउंड्री को आप कर्ल से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, कर्ल ऑफ यू, ठीक है। और यू क्लोजर क्या बन जाएगा, यू क्लोजर अभी जैसे आपको रहता है बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड कर दो 1 और 2, मतलब यू उसकी यूनियन कर्ल यू के साथ। तो यू सेट है, ये कर्ल यू है बाउंड्री, उसकी यूनियन कर रहे हैं, यूनियन। तो क्या बन जाएगा, यू क्लोजर बन जाएगा। तो सिंबल वही है क्लोजर का भी, ठीक है, यू क्लोजर। इज इट क्लियर? देखो अभी बहुत इजी डेफिनेशन आज मैंने आपको कराई है, कल आएंगे आपकी इंपॉर्टेंट वाली। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि एक लास्ट मेरा बैच की लास्ट क्लास है आज, कल उनके एग्जाम स्टार्ट है, तो उनका सिलेबस खत्म कराना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, लेकिन जो कल नोटेशंस आएंगी वो ज़्यादा इससे आने वाली है। तो आज जितना कराया है उसको जरूर पढ़ के आना। थोड़ा सा ही कराया अभी तो आपको। ज्योमेट्रिक नोटेशन हाफ की अभी हमने, और मैट्रिक्स वाली नोटेशन करनी है। ज्योमेट्रिक की भी और रहती हैं। फिर हम फंक्शन की नोटेशंस करेंगे, डेरिवेटिव्स की नोटेशन करेंगे, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की नोटेशन करेंगे, फंक्शन स्पेस की करेंगे, मीजर एंड इंटीग्रल। तो अभी बहुत सारी नोटेशन रहती है। फिर हम ट्रांसपोर्ट इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे सेकेंड सेक्शन, ठीक है। धीरे धीरे ही करेंगे ताकि समझ आए। बोलिए, जितना कराया उसको बारे में बताइए, समझ आया? हाँ जी मैम। चलिए, हाँ जी हो गुड गया। देन। ठीक है, कल मिलते हैं फिर आप लोगों से, ठीक है। कल 5 से 6 पहले इसी की क्लास लगा लेंगे, और 6 से 7 आपकी डाल देना टाइम कि फील्ड की क्लास लगेगी, ठीक है। कोई एक जना मैसेज कर देना 6 to 7। पहले पहले फील्ड करा देना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, पहले फील्ड करा दें। हाँ पहले फील्ड करा चलो देना। पहले फील्ड कर लेंगे, फिर 5 to 6, ठीक है। ठीक है देन, ओके, बाय बाय।